कंगाली की शुरुआत 1947 से करते हैं। देश तब आजाद हुआ ही था और अब 74 साल से ज्यादा हो चुके थे। आजादी से लेकर आज तक भारतीय इकोनॉमी में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। नेहरू के दौर में भारतीय इकोनॉमी एक अलग पैटर्न पर चल रही थी, जबकि बाद में इसमें काफी बदलाव देखने को मिला। नेहरू सरकार का जो इकोनॉमी पैटर्न था वो एकदम से सोवियत मॉडल की तरह था। इसमें देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कितना बनना है और उसका प्राइस क्या होगा, सब सरकार के हाथों में होता था। एक वक्त ऐसा भी था जब सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था और देश कंगाली के दौर से गुजर रहा था। देश की इकोनॉमी को समझना है तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नेहरू जब देश के पीएम बने थे तब उनके पास अच्छा खासा दबाव था, क्योंकि उस वक्त की इकोनॉमी पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। अंग्रेजों ने भारत पर राज ही नहीं किया, बल्कि इकोनॉमी के तौर पर भी भारत को खूब लूटा था। दरअसल आजादी के वक्त देश में गरीबी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों ने किसी भी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर नहीं दिया था। इसका नतीजा ये रहा कि आजादी के बाद देश में गरीबी ने और जोर पकड़ लिया। अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस दौर में लोग कम पढ़े लिखे थे, इस वजह से इंडिया को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैम्ब्रिज के इतिहासकार एंगस मैडिसन ने इंडिया को लेकर एक रिसर्च करते हुए बताया था कि ग्लोबल इनकम में भारत का हिस्सा सन 1700 में 22.6% से कम हो गया, लगभग 23.3% के यूरोप के हिस्से के बराबर, और 1952 में 3.8% हो गया। इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों में सबसे चमकीला गहना क्राउन समझा जाने वाला भारत 20वीं सदी की शुरुआत में प्रति व्यक्ति आय के मामले में दुनिया का सबसे गरीब देश था। अगर देखा जाए तो आजादी के बाद भारत को 2 फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा। साल 1991 और 2008 में भारत को बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलना पड़ा। हम आपको इस एपिसोड में 1991 की उस पूरी कहानी को बताते जा रहे हैं, आखिर कैसे देश कंगाली पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यों भारत सरकार से कहा कि हमें सोने गिरवी रखना चाहिए। साल 1991 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे कई इंटरनल कारण थे। 1991 में भारत के फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसने की सबसे बड़ी वजह पेमेंट क्राइसिस था। इस दौरान इंपोर्ट में भारी कमी आई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि देश को 2 तरफा घाटा सहना पड़ रहा था। भारत की इकोनॉमी का बेस पूरी तरह गड़बड़ा चुका था, बिजनेस भी ना के बराबर था। 1991 में कुवैत पर सद्दाम हुसैन के अटैक ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। गल्फ वार के चलते कैसे इंडिया की इकोनॉमी कमजोर पड़ी, ये हम आपको आगे बताएंगे। 1991 में देश की इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी थी कि भारत दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। अगर देखा जाए तो उस वक्त भारत के लिए सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे थे। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 3 सप्ताह के आयात के लायक बचा था। जैसे जैसे उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा था, वैसे वैसे रुपए में भी गिरावट तेजी से होती नजर आ रही थी। इस वजह से उस वक्त के पीएम चंद्रशेखर पर इतना ज्यादा दबाव था कि उनकी सरकार फरवरी 1991 बजट पेश नहीं कर सकी। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को डाउनग्रेड कर दिया था। ऐसे में आपके जहन में सवाल उठ सकता है कि डाउनग्रेड का मतलब क्या होता है। दरअसल मूडीज की रेटिंग गिराने का मतलब ये है कि भारत सरकार विदेशी बाजारों या घरेलू बाजारों में कर्ज उठाने के लिए जो पेमेंट बॉन्ड जारी करती है, अब उन्हें कम भरोसेमंद माना जाएगा। उस दौर में दुनिया भर की कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत को डाउनग्रेड कर दिया था। विश्व बैंक और आईएमएफ ने भी अपने हाथ खींच लिए थे। इस वजह से सरकार को और परेशानी उठानी पड़ रही थी।
इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के पास बस एक ही रास्ता बचा था, वो था सोने को गिरवी रखकर फाइनेंशियल क्राइसिस को कुछ दिन के लिए मैनेज किया जा सकता था। और इसलिए विदेशों में भारत को सरकारी कर्ज का भुगतान ना कर पाने के कलंक से बचने के लिए 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। भारत के लिए ये सबसे मुश्किल भरा दौर था। तब इससे निकलने के लिए भारत के वित्त विभाग की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर एस वेंकटरमन और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच अहम बातचीत हुई, जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर एस वेंकटरमन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक प्रस्ताव दिया। एस वेंकटरमन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि देश इस समय मुश्किल घड़ी में है। ये प्रस्ताव काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि एस वेंकटरमन के हिसाब से इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकला जा सकता है अगर देश का सोना गिरवी रख दिया जाए। मनमोहन सिंह उस वक्त पीएम के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे और खुद मनमोहन सिंह भी एस वेंकटरमन के इस प्रस्ताव को लेकर चौंक गए थे। इतना ही नहीं, वो बगैर देर किए एस वेंकटरमन को पीएम चंद्रशेखर के पास लेकर गए। मनमोहन सिंह ने पीएम चंद्रशेखर से कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का रास्ता है। तब इसी बातचीत में एस वेंकटरमन ने कहा कि देश की इस मुश्किल घड़ी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड का इस्तेमाल कर सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर एस वेंकटरमन ने चंद्रशेखर से आगे कहा कि हम इंटरनेशनल बैंक में गोल्ड को गिरवी रख देंगे और उससे देश को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर चंद्रशेखर ने बैठक की और बाद में हिंदुस्तान के सोने को गिरवी रखने पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन उन्होंने इस बारे में राजीव गांधी से भी बात करने के लिए एस वेंकटरमन को कहा। दरअसल उस वक्त चंद्रशेखर की सरकार को राजीव गांधी की कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। ऐसे में राजीव गांधी को बगैर बताए शायद फैसला नहीं लिया जा सकता था। हालांकि राजीव गांधी ने इस पर किसी तरह का कोई पेंच नहीं फंसाया और उन्होंने भी हिंदुस्तान का सोना गिरवी रखने की हामी भर दी। इसके बाद उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने भी अपनी रजामंदी दे दी। कहानी में तब एक नया मोड़ आया जब सोना गिरवी रखने की फाइल फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा के पास गई। तब तक चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और केयरटेकर मिनिस्ट्री उस वक्त सरकार का सारा कामकाज देख रही थी। हालांकि सोने को गिरवी रखने के दस्तावेज पर वित्त मंत्री यशवंत सिंह ने पटना में रहते हुए साइन किया। इस फाइल में लिखा था कि भारत 20 मीट्रिक टन यानी कि 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने जा रहा है। उसके बदले में उसको 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। यशवंत सिन्हा के एक साइन से विदेश में 20 मीट्रिक टन यानी कि 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने का रास्ता खुल गया। ये वो सोना था जिसे भारत के कस्टम विभाग ने स्मगलिंग में पकड़ा था। बता दें कि 1991 में 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 3,450 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और साल 2022 में सोना लगभग 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। इस सोने को चुपके से 21 मई से 31 मई 1991 के बीच स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक में गिरवी रख दिया गया। इस सोने से देश को 2,000 मिलियन डॉलर यानी कि 20 करोड़ डॉलर मिले। मौजूदा वक्त में ये पैसा काफी कम है, इतना कि मुंबई के शेयर बाजार में इससे ज्यादा की ट्रेडिंग तो कुछ घंटों में हो जाती है। हालांकि इससे भारत की इकोनॉमी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। ऐसे में एक बार फिर मुश्किल घड़ी में भारत सरकार को सोने का सहारा लेना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में सोना गिरवी रखा गया। देश ने मात्र 40 करोड़ डॉलर के एवज में 47,000 किलो यानी 47 टन सोना गिरवी रख दिया। इस फैसले की जानकारी तक देश को नहीं दी गई थी। उस वक्त जो फैसले लिए जा रहे थे उस देश की जनता क्या मीडिया तक को पता नहीं लगने दिया जा रहा था। लेकिन ये राज ज्यादा राज नहीं रहा, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट शंकर अय्यर ने यह खबर ब्रेक की तो लोग हैरान रह गए। यह खबर कोई मामूली खबर नहीं थी।
क्योंकि उस वक्त देश को चलाने के लिए अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा, वो भी पर्दे के पीछे। चुपचाप से इतना बड़ा फैसला लिया गया जबकि देश को बताया भी नहीं गया। आरबीआई की पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी ने अपनी किताब एडवांस एंड डिसेंट में 1991 के उस दौर का जिक्र करते हुए लिखा है, किस तरह महज 40 करोड़ रुपए कर्ज के लिए 47 टन सोना गिरवी रखकर पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा था। उन्होंने लिखा है कि 90 की शुरुआत के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को वो दिन भी देखना पड़ा जब भारत जैसे देश को अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। चंद्रशेखर सरकार को सोना गिरवी रखने की सलाह देने वाले कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के मशहूर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे। इस अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे कमजोर हुई भारत की अर्थव्यवस्था और कैसे नेताओं की गलतियां और अनदेखी देश को बहुत भारी